बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की अदालती हुक्म की तामील के हवाले से इस वक्त तमाम निगाहें उन्हीं के ऊपर मरकूज। इससे पहले जमान पार्क मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक आज सुबह 10 बजे तक इस ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले निगरान वजीर इत्तलात पंजाब और IG पंजाब की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग भी हुई, जिसके हवाले से मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। चूंकि पुलिस के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से पेट्रोल बम फेंके गए, तशद्दुद किया गया, उस हवाले से जहां मुकदमात PTI चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ है, वहीं इस मामले के बाद मजीद मुकदमात का सामना उन्हें करना भी पड़ेगा और वो लोग जिसमें मुलव्विस हैं उनको भी इन मुकदमात का सामना करना होगा। लेकिन यहां पे एक बहुत अहम बात यह कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कुछ ट्वीट्स किए गए हैं, जो कि वो ट्वीट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। और जो वो ये कहते हैं कि हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में हमारे साथ शामिल पाकिस्तान के अवाम और लाहौर समेत पाकिस्तान भर से आने वाले अपने कारकुनान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरी दुआ है कि हमारे जद्दोजहद और हकीकी आज़ादी के सफ़र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाब फरमाए। लेकिन इससे अहम जो ट्वीट है, जो इसके बाद उन्होंने किया है, जो पैगाम है, आज उसको समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। इस ज़म में मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं और इस जानिब में हर कदम उठाने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इससे पहले बार बार ये कह चुके थे कि मैं हर किसी से बात करने को तैयार हूं, लेकिन जो PDM में शामिल जमातें हैं वो उनके साथ नहीं बैठेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। बकौल उनके वो चोर डाकुओं के साथ बैठना पसंद नहीं करते और ना ही वो उनके साथ बैठेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि अक्रॉस द बोर्ड PTI चेयरमैन इमरान खान ये पैगाम देना चाहते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या सिविलियन गवर्नमेंट हो, उन सबको, कि वो वाकई बात करने के लिए तैयार है? क्योंकि एक बात तो तय है, इस वक्त के मुल्क के अंदर जो इंतशार है, जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, जहां एक तरफ माशी चैलेंज है, IMF प्रोग्राम में ताकीर है, इन सारी चीजों का हल क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख मिल गई है, लेकिन क्या इन तारीखों पर इंतखाबात हो भी सकेंगे और क्या 2023 में आम इंतखाबात हो सकेंगे? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं सलमान आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी तज्जियाकार अमीर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और तज्जियाकार ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, आपसे आगाज कर लेता हूं मैं। ये जो ट्वीट है, मैं इसका मतलब समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं और इस जानिब हर कदम उठाने के लिए तैयार हूं, मैं क्या समझूं? अब से एक रोज पहले तक जमान पार्क में जो मज़ाहमत हुई, इमरान खान जो अपने कारकुनान को बुला रहे थे, जो मुबैना ऑडियो लीक सामने आई, उसमें कहा जाता रहा कि जो MNMPA बंदे लेकर नहीं आएगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। लोगों को सड़कों पर निकाला गया, ह्यूमन शील्ड बनाई गई और उसके बाद यह कहा गया कि ये लड़के मेरे कंट्रोल में अब नहीं है, कारकुनान गम और गुस्से के अंदर है। मज़ाहमत करते करते क्या हम ये समझे कि इमरान खान साहब मफाहमत की तरफ आना चाहते हैं? देखिए, पैगाम बड़ा वाज़ेह है इमरान खान का। पहले तो वो ये कहते थे कि वो PMLN के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या JUI के साथ नहीं बैठेंगे और कहते थे कि जो भी बातचीत होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी और इस्टेब्लिशमेंट ही ताकतवर है। और साथ साथ वो ये कहते थे कि अगर हुकूमती जमातों से बात होगी तो वो सिवाय इंतखाबात के अलावा किसी और नुक्ते पे नहीं होगी। तो अब तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि वो तमाम लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार है। तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है और इसमें हमारी आज की हुकूमत भी आ जाती है। लेकिन मसला यह है कि अगर हुकूमत ये कहती है कि हम इंतखाबात पे कोई बात नहीं करेंगे और इंतखाबात नहीं होंगे और इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पे होंगे या आगे जाके डिले होंगे, तो फिर शायद इमरान खान साहब बातचीत के लिए तैयार ना हो। इमरान खान का जो ये इशारा मैंने समझा है, ये इशारा इसी कॉन्फिडेंस में है कि जनाब हम इंतखाबात समेत बाकी मामला में बातचीत करने के तैयार है, लेकिन बुनियादी नुकता नए इंतखाबात के। और जब मैं नए इंतखाबात की बात कर रहा हूं तो इससे मुराद 2 सूबाई इंतखाबात नहीं बल्कि आम इंतखाबात की कुछ बात हो सकती है। मैं सलमान साहब आपको यही रोकते हुए एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो 2 इंतखाबात हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, आप समझते क्या है कि क्या ये अहम है या फिर मसाइल का हल ये आम इंतखाबात हैं और सबको मिल बैठकर आम इंतखाबात की तरफ फोकस करना चाहिए? देखिए, मैं जी
देखिए, मैं फरीद साहब उन लोगों में से हूं जो बार बार बोल रहा हूं और लिख रहा हूं कि दो सूबाई सतह के इंतखाबात मसले का हल नहीं है। हमें आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और मई और जून के अंदर ये इत्तेफाक हुकूमत और अपोजिशन में अगर पैदा हो जाए कि मई और जून में हम आम इंतखाबात करवाएंगे तो मसला हल हो सकता है, बुरहान टल सकता है। लेकिन अगर हुकूमत भी अपने नुक्ते पर बजद रहे और अपोजिशन भी अपने नुक्ते के ऊपर खड़ी रहे और टकराव पैदा हो जाए, तजाद पैदा हो जाए और कोई इत्तेफाक राय ना हो, तो फिर यह महाजराई पैदा होगी। इसलिए बेहतर तो यही है कि हुकूमत और अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर आम इंतखाबात का फौरी तौर पर रास्ता तलाश कर ले। उसी में मुझे लगता है कि ये जो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है सियासी और माशी, उसका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। अमीर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर? क्या हम ये समझे, क्योंकि खान साहब इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पर दस्तक तो दे रहे हैं, देते रहे हैं, मौजूदा आर्मी चीफ के आने के बाद भी जैसा उन्होंने कहा कि वो समझते थे कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात वैसी के वैसी हैं, वहां से दरवाजा तो नहीं खुला। हम अब ये समझे कि इमरान खान साहब अब ये इस बात पर इत्तेफाक कर चुके हैं कि जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उन्हीं से ही बातचीत हो सकेगी, उन्हीं से ही मसले का हल निकलेगा। देखिए फरीद साहब, एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक बड़ी ताकत है और एक फैसला कुन ताकत है, और वो एक आम स्टेक होल्डर रही। अगर कोई आज भी समझता है कि एस्टैब्लिशमेंट अब नहीं है एक स्टेक होल्डर, या वो एक बड़ी ताकत नहीं है, या वो एक फैसला कुन ताकत नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी सियासत से बिल्कुल नाबंद शख्स है। उसको हक़ाइक़ का इदराक नहीं है। वो फैंटेसीज में जरूर रह सकता है, वो आइडियलिज्म का शिकार हो सकता है, लेकिन जो रियलिटी है वो पाकिस्तान की बदस्तूर अभी तक कायम। जब तक ये सूरत हाल रहेगी तो सियासतदान उस तरफ देखते रहेंगे। ये मैसेज उनकी तरफ से आना चाहिए वाज़े तौर पे कि सियासत से या हुकूमत के मामलात से उसका कोई ताल्लुक नहीं। जब तक उधर से ये मैसेज नहीं आएगा उस तरह जैसे आना चाहिए तो सियासतदान देखेंगे। नहीं अमीर अब्बास साहब, वो मैसेज कैसे आए? एक एक्स आर्मी चीफ अपनी अलविदाई जो तकरीर थी उसके अंदर वो कहते हुए चले गए कि जनाब इदारा ये पॉलिटिकल है। तो देखिए, जो चले गए उनके बारे में बात करना आसान है, मैं उन्हीं के बारे में बात करता हूं। फिर एक खास रेड जोन शुरू हो जाता है जिसमें मेरे भी पर जलते हैं। मैं भी नहीं सह सकूंगा इतना कुछ कि मैं बात करूं। जो कुछ वो कहकर गए वो तो झूठ बोल कर गए। बाजवा साहब ने बदतरीन झूठ बोला इस कौम के साथ, और बाजवा साहब अगर ये कहे कि उनके दौर में कुछ नहीं हो रहा था और वो कुछ नहीं कर रहे थे, ये इस तरह से है कि अभी आपका रात के वक्त चल रहा है, मैं कहूं कि इस वक्त सुबह के 8 बजे इतना बड़ा झूठ बोला है बाजवा साहब। बहुत सारी चीजें ऐसी है ना। मसला ये है कि अब आपने बहुत ही ऐसा बता दिया भाई, यार मेरे भाई इस मुल्क में कि बात ही नहीं कर सकती। ये कैसा दस्तूर जुबानबंदी है तेरी महफिल? यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान। आप हमारी जुबानें खोलें, मतलब लोगों को बात करने का मौका दें, पता चलेगा बाजवा साहब के दौर में क्या हुआ। एक हद के बाद जाके हम हद नहीं पार कर सकते ना। जो हालात पर जो फासिज्म इस मुल्क में बना दिया गया है, यानी जो परसों एफआईआर दर्ज होती है इमरान खान के खिलाफ, उसमें जाते कितने मुकदमात है, कितनी दफात लगाई गई है फरीद साहब? 19 दफात, जिसमें दहशतगर्दी भी 780 भी है। और उससे पहले 83-84 एफआईआर पहले हो चुकी है। बहाने ढूंढे जा रहे हैं, एफआईआर करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन अमीर अब्बास साहब, ये सारा कुछ जो हुआ जमान पार्क में, ये जो मज़ाहमत हुई, आप समझते हैं कि मज़ाहमत होनी चाहिए थी, या ये सब कुछ होना चाहिए था, या इस सब का फायदा पहुंचा, पॉलिटिकल माइलेज मिला इमरान खान को, पीटीआई को? क्या आसान नहीं था ये बात कि अगर एक अदालत आपको या मुझे बुलाती है, मेरे वारंट अगर जारी होते हैं, आपके वारंट जारी होते हैं, फिर तो बहुत आसान है कि मैं और आप भी जत्थे लेकर, कुछ लोगों को लेकर सामने रखकर मैं कह दूं कि मैं नहीं जाता। ये आसान ना था? ये ज्यादा बेहतर ना था कि इमरान खान साहब कंप्लायंस कर देते? अभी गिरफ्तारी तो होनी नहीं थी, वो तो कंप्लायंस, अभी तो केस चला ही नहीं है। उसके बावजूद जमान पार्क पर जो सब कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, क्या इमेज गया हमारा? बिल्कुल सही है। अगर मेरी और आपकी गिरफ्तारी का मामला हो, मिसाल के तौर पे आपको गिरफ्तार करना हो, और आपको गिरफ्तार करना हो 18 तारीख को, अदालत क्या है 18 तारीख को फरीद रईस साहब को मेरे पास लेकर आए, और मैं 14 तारीख को 2 सूबों की पुलिस, वाटर कैनन, आंसू गैस के शेल, रबर की गोलियां और हेलीकॉप्टर लेके मैं आपके घर पहुंच जाऊं 14 तारीख को पकड़ने के लिए,
और आगे से आप मुजामत करें, आप गलत है तो मैं भी तो गलत हूं ना। आप गलत होंगे, इमरान खान गलत है, उसने मुजामत की। दूध रियासत करके रही है फरीद साहब, ये फरोई बहस हो चुकी है इस पे। उसूली बहस के ऊपर आए। उसूली बहस ये है कि 11 महीनों से फस्तायत का एक पूरा मंसूबा तैयार है कि एक शख्स को, उसकी जमात को माइनस करना। असल मंसूबा जिस पर काम हो रहा है, ये उसकी निटी-ग्रिटीज है। उसने उसके खिलाफ ये बोल दिया, उसने मुजामत कर दी, उसने पत्थर मार दिया, वो लेट गया, वो क्या, वो छुप, ये तो अब सिंपली बात है। असल मंसूबा जो इस वक्त चल रहा है, जो शख्स कौन है उसको आज बोलना पड़ेगा, जो डेमोक्रेट है उसे बोलना पड़ेगा, जो इंसानी आजादी रखता है उसे बोलना पड़ेगा। ये जो बड़ा खेल खेला जाता है, उस खेल के ऊपर बात करते हैं। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, अमीर अब्बास साहब जो बात कर रहे हैं, ये बात हम भी बार बार करते रहे इस चीज के ऊपर। जो बात उन्होंने कही है कि बुनियादी नुक्ता है माइनस इमरान या माइनस पीटीआई। नया फॉर्मूला तो नहीं है ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले सियासी जमातों के ऊपर यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या पॉलिटिकल जमातें हैं, वो महज इस माइनस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये फॉर्मूला मेरे नजदीक तो नाकाम हो गया है। ये फिर बार बार ये रिपीटेटिव प्रोसेस क्यों दोहराया जाता है हर जमात के साथ? यानी अब की बार इसका जद पीटीआई है या इमरान खान है, होगा क्या इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद रईस भाई। असूलन ये नहीं होना चाहिए जो कह रहे हैं अब अमीर अब्बास भाई, उसमें बहुत वजन है कि जो कुछ हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी हमने ना कभी देखा और ना कभी हम सोच सकते थे ऐसा होगा। लेकिन बहरहाल एबनॉर्मल हालात आते हैं जी। अगर वो माजरत के साथ आप कह रहे हैं मेरी बात में वजन है, इतना वजन न डाले, वजन उठाना बहुत मुश्किल हो गया। I understand जो आप कह रहे हैं, और जैसे कि आप हैं सब बात में I fully understand जो आप कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये सारा गड़बड़ जो हुई है ये नवंबर 6 में या जो भी तारीख थी जब इमरान खान पर हमला हुआ था, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा किया, और फिर उसके बाद FIR ने हुई, केस आगे GIT 2 GIT 3 GIT वगैरह, उससे एक बड़ा लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट हो गया। A lack of trust between Imran Khan, his party, and the state of Pakistan and the government of Pakistan, and of course the law enforcement agency. लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को कितना संजीदा लिया जा सकता है? वो कह रहे हैं कि मैं सबसे बात करने के लिए आमादा हूं, यानी उनके जी। फरीद भाई आप मौका नहीं देते यार, एक जुमला मैं बोलता हूं। सर बोले, आप बोले सर, बोले सर बोले। आप इतनी बड़ी डेवलपमेंट को आप भूल ही गए जो पीछे 2 दिन पहले हुई है। क्या खूबसूरती से ज़ल्मे खालिदाद ने, जिसको मैं पाकिस्तान का खैर खान नहीं समझता हूं, लेकिन उस शख्स ने वो बात कर दी जो कि मैंने कहा यार वाह क्या बात की है। यही प्रेसिडेंट अलवी साहब ट्राई कर रहे हैं, यही हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई मिडिल सोल्यूशन लाओ, जून में इलेक्शन कर लो और उससे पहले बैठो तमाम पॉलिटिकल पार्टी, ये तमाम केसेस, ये तमाम जो है जो फार्स चल रहा है इसको रोको, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान सारे बैठे आपस में पॉलिटिकल डिफरेंसेस खत्म करें, इलेक्शन कैंपेन की बात करें, मईशत की बात करें और बाकी और तमाम कौमी मामला। मैं ये समझता हूँ कि ज़ल्मे खालिदाद ने जो ट्वीट किया है वैसे हवा में नहीं किया। ज़ल्मे खालिदाद इज अ नोन मैन ऑफ द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। भूल गए आप इस बात को? और उसके बाद सर फॉरेन ऑफिस की तरफ से उनको जवाब भी दे दिया गया है, वो जवाब भी आपने पढ़ लिया होगा। मुझे नहीं पता कौन सा जवाब दिया, मैं आपको अपने सफर बता रहा हूँ जो मर्जी जवाब हो कि ज़ल्मी खालिदाद ने जो बात की है वो वही है जो हर पाकिस्तानी कहता है, भाई आपस में लड़ाई झगड़े खत्म करो, भाई अपना आपस में बातचीत करो, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करो, पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालो और मिडिल सोल्यूशन लेके आओ। और मिडिल सोल्यूशन वही है मई जून में इंतखाबात अगर आप पूरे पाकिस्तान लेवल पे करा देते हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं सर, अगर मुझे इजाजत दे, मैंने एक ब्रेक लेनी है। आपने कहा मिडिल सोल्यूशन ये कि मई जून इनमें इंतखाबात, सलमान आबिद साहब ने यही वो बात की है कि दरमियानी रास्ता को निकालना होगा, लेकिन इस दरमियानी रास्ते के ऊपर अगर खान साहब बात करना चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर एग्री होना चाहती है, ये होगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि हु विल बेल द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, इनिशिएटिव लेगा कौन, कैसे यह मुमकिन हो सकेगा? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सलमान आबिद साहब, यानी दरमियानी रास्ता, और दरमियानी रास्ते के लिए दोनों फरीकैन यानी कि इमरान खान या पीटीआई और उसके साथ पीडीएम
कि ये जो हुकूमत है, जो हुक्मरान जमात है, आपको लगता है कि ये दोनों इतनी आसानी के साथ, ये मामला इतना ही आसान है, ये सियासी अदम इस्तेहकाम हल होना इतना ही आसान है? यानी बिठाएगा कौन? बात सारी है, और मैं बार बार ये बात पूछ रहा हूं कि ये खुद आपस में तो नहीं बैठेंगे, यानी कि इतना लड़ गए आपस में, इतना डिस्टेंस हो गया है कि आपस में एक दूसरे के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है उसको ब्रिज करना बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त। देखिए, बात बिल्कुल बजा है, ये दोनों तो नहीं बैठेंगे। और जैसे अमीर अब्बास ने कहा कि इस वक्त इमरान को इमरान खान को माइनस करना चाहता है ना, तो इसलिए ये लोग नहीं बैठेंगे, ना इमरान खान उनके साथ उस तरह से बैठेंगे, ना हुकूमत को इमरान खान के साथ बैठेंगे। अब बात यह है कि ये बैठेंगे कैसे? इसमें आपकी जुडिशरी को रोल प्ले करना पड़ेगा और इसमें आपकी एस्टैब्लिशमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा। देखिए, ये कोई सियासत में मुदाखलत नहीं है, इस वक्त रियासत का क्राइसिस है। हमें बहुत बड़े सियासी और रियासती डेडलॉक का शिकार हो गए हैं, जहां इंस्टीट्यूशन भी आपस में क्लैश कर रहे हैं, जहां सियासत भी आपस में क्लैश कर रही है, जहां इदारे भी इलेक्शन कराने से इनकार कर रहे हैं। आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका काम इलेक्शन करवाना था, वो इलेक्शन से इनकार कर रही है। तो इस ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट को एक दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। सदर मुमलिकत उसमें अपना रोल प्ले करें, उसमें एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करें, एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में कि अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो वे आउट क्या है? और वे आउट ये है कि आपको इलेक्शन की तरफ जाना है। अगर मिसाल के तौर पे 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन होना है और मई में जाके सूबाई इलेक्शन का होना है खैबर पख्तूनख्वा, तो हम जून के ऊपर इत्तेफाक करके एक जनरल इलेक्शन का रास्ता इख्तियार कर ले। ये खुद हुकूमत कह रही है कि जनाब 2 सूबाई इलेक्शन अगर होंगे तो उससे इंप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। तो उस इंप्लीकेशन से बचने के लिए जहां आपने अक्टूबर में इलेक्शन करवाना है, वहां आप जून पर इत्तेफाक करें। और इसमें ये सलमान साहब, आपकी मर्दमशुमारी हो रही है, उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी हल्काबंदियां होंगी। आप क्या समझते हैं कि जून तक ये मर्दमशुमारी का प्रोसेस, हल्काबंदियों का प्रोसेस ये हो सकता है? अगर आपकी फरीद साहब, अगर आपकी पॉलिटिकल कमिटमेंट हो तो सब कुछ हो सकता है। ना इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी का मसला है, ना दहशतगर्दी का मसला, ना वसाइल की कमी का मसला है, ना मर्दमशुमारी का मसला है। अगर पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर 100 से ज्यादा हल्कों पे कौमी असम्बली के बाई इलेक्शन हो सकते हैं, तो नए इलेक्शन भी हो सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। असल मसला उस पॉलिटिकल अप्रोच का, सियासी सोच का है कि हमने मसले को रिजॉल्व करना है पॉलिटिकली या नहीं करना। अगर आपने नहीं करना, इलेक्शन का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं ये मसला सियासी तौर पे भी बहुत बिगड़ेगा और माशी तौर पे भी बहुत बिगड़ेगा। राइट, यानी सलमान साहब आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है मजीद गहरा उतर चला है। अमीर अब्बास साहब, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये समझना चाहता हूं इस चीज को। सलमान आबिद साहब ने कहा जनाब कि ठीक है, और मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अगर आपस में बैठना होता तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ जाते। अब सलमान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें जुडिशरी भी अपना रोल प्ले करे, इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी अपना रोल प्ले करे। एक केस स्टडी में यहाँ पे बना लेता हूं। चले इन केस जुडिशरी को भी आप छोड़ दें, उसने रोल प्ले किया या वो करेगी, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं, वो आ जाती है, वो रोल प्ले करती है, बिठा देते हैं साथ में। कल को ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि इलेक्शंस होंगे, किसी एक ने जीतना है और किसी एक को शिकस्त होगी। जीतने वाला अपनी जीत की खुशी मनाएगा, ढोल बजाएगा, भंगड़े डालेगा, और हारने वाला ये कहेगा कि मेरे साथ धांधली हुई और मुझे जबरदस्ती बिठाने वाला ये फरीक था जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं इसके साथ बैठूं, बात करूं और इंतखाबात में जाऊं, और अब मुझे शिकस्त हो गई। तो वो अगले 5 साल वो इदारा, अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की मैं बात कर लेता हूं, वो क्यों अपने ऊपर ये जिम्मेदारी और ये तनकीद बर्दाश्त करेगी? वो क्यों आगे स्टेपन करेगी कि इनको साथ बिठाएं? जो आप हालात बता रहे हैं फरीद भाई, इंशाल्लाह यही होगा, आप फिक्र ना करें। आप भी यही हैं, दोनों साहिबान आपके मेहमान भी यही हैं, मैं भी यही हूं। यही होगा जब आप एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, जब आप एक पार्टी को कॉर्नर कर रहे हैं। ये क्या मुकाबला हुआ कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, हारू भी तो पिया तेरी, जीतू भी पिया तेरी। एक पार्टी को आपने निकाल ही दिया इलेक्शन के मैदान से, तो आप ही जीतेंगे। फिर जीत आप ही की तो है, और कौन जीतेगा? ये 12 जमातें जीत जाएंगी। मुखालिफ तो सारी जमातें तो पावर में, सारी जमातों का तो एक इस वक्त इत्तेहाद है। एक ही ऑपोजिशन में एक जमात इस्लामी है, वो पता नहीं किस किस्म की सियासत कर रही है। हालांकि इतनी बड़ी वो नजरियाती जमात हुआ करती थी और इतनी वो फाशिज्म के खिलाफ लड़ती रही और उसूल पसंदी फलाना ढमकाना, वो जमात इस्लामी भी खामोश है। और एक पीटीआई है, तो आप पीटीआई को खत्म कर देंगे, डिसमेंट। और मैं बता दूं, इमरान खान आज गिरफ्तार हुआ, फरीद याद रखिएगा, 6 से 10 महीने से पहले इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। पूरा उसके लिए बंदोबस्त कर लिया गया और फिर उसकी पार्टी को तोड़ा जाएगा। आज इमरान खान की मौजूदगी में तो उसकी पार्टी नहीं टूट सकती, क्योंकि लोग इंटैक्ट हैं इमरान खान जैसे। जब इमरान अंदर जाएगा तो इन सब की आसार तोड़ सकते हैं।
और इस पार्टी को डिसमेंटल किया जाएगा और इसमें से लोगों को मुख्तलिफ पार्टियों में भेजा जा सकता है। एक पाक लीग आप देखें ना, पाक लीग एक और इन मेकिंग बन रही है, जो एक नई किंग्स पार्टी बनने की कोशिश हो रही है। चौधरी सरवर साहब कहां उड़ते उड़ते चौधरी सरवर वापस आके बैठ गए पाक लीग में। भाई एक पार्टी जो खत्म हो चुकी है उसमें चौधरी सरवर को लाके बिठाने का मकसद क्या है? इसका मतलब है कुछ है ना, इस वक्त कुछ पक रहा है ना। सो हम बेसिकली असल चीज ये है कि हमने, जैसे आपने पहले कहा कि बड़े तजुर्बात हो गए, कोई तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। अब एक ही तजुर्बा करने थे खुदा के लिए, वो कौम का तजुर्बा है। सबने कर लिया ना। माजी में एस्टैब्लिशमेंट ने भी तजुर्बे किए, सियासतदानों ने एक दूसरे के खिलाफ तजुर्बे किए, अमेरिका ने तजुर्बे करवाए, फलान। अब ये तजुर्बा कौम को करने दें। कौम की कलेक्टिव विजडम के ऊपर भी तो एतमाद करें ना, उसको इतना अंडर एस्टिमेट तो ना करें। या तो आप इस मुल्क से जमहूरियत का लेबल खत्म कर दें कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं, फिर आप कुछ भी लिखते हैं, इस मुल्क के बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिखते। अब आपके दफ्तर के, आपके स्टूडियो के बाहर ऑन एयर की लाइट लगी हुई है, जो भी दाखिल लोगों को पता है कि अंदर फरीद साहब शो रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव ऑन एयर। आप हटा देना कि जमहूरियत नहीं है, फिर तो आप हमें मारे, कुट्टे, लाते मारे, ठुट्टे मारे, हमारे ऊपर आंसू गैस चलाएं, हमारे पे मुकदमे करें, हमें गद्दार कहें, बागी कहें, लुच्चा कहें, लफंगा कहें, हम पे कारपेट बॉम्बिंग कर दे, हमने कोई बात नहीं, ये है ही, ये सऊदी अरब है, ये मिडल ईस्ट है, ये अस्सीसी बैठा हुआ है, समझ में आ गई बात। लिखा हुआ है आपने जमहूरियत। सुबह शाम आप लोगों के साथ मुनाफकत करते हैं, झूठ बोलते हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। करतूत आपके हैं फिरौनियत पर मबनी और आमराना, तो कौन इसको तस्लीम करेगा? इन हालात का वक्त इंतखाबात को कौन मानेगा इन इंतखाबात? जी ब्रिगेडियर साहब, सर योर टेक ऑन इट सर। आप भी यही समझते हैं सर कि अर्ली इलेक्शंस यानी एक मिड पॉइंट के ऊपर आके इलेक्शन डेट को फाइनल करना यही मसले का सबसे बड़ा हल है इस वक्त? नहीं, मैं तो ये भी समझता हूं कि अगर ये 2 इलेक्शन जो अनाउंस हुए हैं 30 अप्रैल को और 28 मई को, हालांकि 28 मई वाला बड़ी ज्यादती है, पता नहीं केपी गवर्नर ने क्यों इस किस्म का काम किया, क्या सुप्रीम कोर्ट करती है उसके बारे में, दैट इज येट टू बी सीन। लेकिन एबनॉर्मल हालात में अगर एबनॉर्मल चीजें होती हैं कि 2 इलेक्शन अभी हो गए, एक आपके अक्टूबर में हो गए, मैं उसके लिए भी मेंटली तैयार हूं, कोई ऐसी बात नहीं। पैसे की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान इज लोडेड विद मनी। दूसरी जो मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ, देखें 1985 में जनरल जिया के दौर में पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकालने का पूरा फैसला किया गया था, और 1985 के जो जनरल जिया के इलेक्शन थे वो भी पार्टीलेस इलेक्शन थे, वो फेल हो गया मामला। उसके बाद पीपल्स पार्टी 1988 के इलेक्शन में बेनजीर भुट्टो जो है बैक टू पावर, क्योंकि जमहूरी प्रोसेस तो आप रोक नहीं सकते, वो चल नहीं था, और पीपल्स पार्टी उसके बाद पावर में रही है कितने साल भी है। बेनजीर की डेथ के बाद भी वो अपना पीपल्स पार्टी के पावर में वापस। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान पे मुझे ये लगता है, देखिए मैं फिर बात जा रहा हूँ, ज़ल्मे खालिजात ने, मेरा ख्याल है उसके थ्रू एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया जाएगा, मैसेज दिया गया है पाकिस्तान के तमाम इंपॉर्टेंट पिलर्स को कि जनाब ये आपकी सूरत हाल ठीक है, दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। फिर अब ये भी अपनी खबर में अच्छा कि जो सुने कि अमेरिकी सफीर जो है वो भी कुछ इस किस्म की अपनी राय दे रहे हैं कि जनाब आप ये पकड़ना दकड़ना ये चीजें छोड़े, आप अपने पाकिस्तान की बात करें। और आज जो इसहाक डार साहब ने बेशक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो भी इनकी आई है वो प्रेस में, तो वो ठीक है, जो पीछे जो डीजी आए थे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के, जारी बात है वो तो आईएई का हमारा। सर मैं आपकी इस बात को ना, मुझे सर आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ आपकी इस बात से, मैं ब्रेक के बाद आके दोबारा कंटिन्यू कर लेता हूँ अगर मुझे इजाजत दें सर, क्योंकि ऑडियो क्लियर कर लेते हैं आपकी, उसके बाद आपकी इस बात को दोबारा ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी ब्रिगेडियर फारूक अमीर साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले आप ज़ल्मे खलीलजाद के हवाले से पहुंचाया जाने वाला पैगाम मैं जरा समझना चाहता हूं, आप क्या है, यानी कि आप इस पैगाम को किस तरह से, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? देखिए मैं इंपॉर्टेंस ये दे रहा हूं कि ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है। मैं समझता हूं हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट में वगैरह वगैरह के, जनाब ये तरीका है, दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड एंड डिफ्यूज द सिचुएशन इन पाकिस्तान पॉलिटिकली एज वेल एज उसके जो बात में इकोनॉमिक मामला जो है। तो मेरा ख्याल है कि
आई थिंक उन्होंने बेशक फॉरेन ऑफिस जो भी जवाब दे, मैंने जवाब पढ़ नहीं है, लेकिन वो वही जवाब हुआ होगा ना जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफिस से आ गया कि जी वो जो डीजी आए थे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाले, उनका तो कोई ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल वो ठीक कहते हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं था हमारे स्ट्रेटेजिक वेपन प्रोग्राम में। लेकिन इस जो हमें डर था, इस सागडार साहब ने आज वो जुमले जब बोले हैं तो बिलीव मी, मैं थोड़ा सो रहा था, एकदम मेरी आंखें खुल गई कि ओहो इसाकडार साहब क्या कह रहे हैं कि कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि आपके कौन सा मिसाइल होगा, कौन सी रेंज को होगा। बिल्कुल वो ठीक है इसाकडार साहब। देखें ये इतने अरसे से ये हमारी आर्म टेस्टिंग कर रहे हैं, ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम इनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करके आईएमएफ की, लेकिन फिर भी मैं इनके लिए वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, नामुनासिब हो जाएगा। लेकिन ये लोग मैं समझता हूँ पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं, पाकिस्तान के इनके को अज़ाइम ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक पाकिस्तानी कौम का ताल्लुक है, हमारा मैसेज आईएमएफ को क्लियरली जाना चाहिए। बेशक मैं सागडार की पॉलिसी से शायद 100% एग्रीमेंट में ना हूं या मौजूदा गवर्नमेंट की, लेकिन पाकिस्तानी अवाम, वी स्टैंड बाय दिस गवर्नमेंट, वी स्टैंड बाय आवर 3 चीजें जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो है कश्मीर, वो है हमारा न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक वेपन प्रोग्राम, और तीसरा सी पैक। ये आईएमएफ को कान खोल के हमें बावर कराना चाहिए। और अगर पैसों की कमी है वो और मस्ती करते हैं। मैं आपको बता दूं पाकिस्तानी अवाम इस मुश्किल दौर में भी इतना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे कि आईएमएफ की हमें जरूरत ही ना पड़े। सारे डॉलर पाकिस्तान में अवेलेबल है। एक कॉल आ जाए कि जनाब ये हमारे साथ किया जा रहा है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, खुदा की कसम पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हो जाएगी, चाहे जो भी पॉलिटिकल डिफरेंस है। इमरान खान का मैं दोबारा आपको एक बात कह दूं, इमरान खान ने कि ये पिछले 2 दिन में जो जमान पाक में हुआ है, 10,000 के या चले जो भी अपने हजारों लोग आए हैं केपी से, गिलगित बल्तिस्तान से और वो फाटा, साबिक फाटा से, और गालिबन जो अज़ाइम थे लॉ एनफोर्समेंट के वो नहीं कर सकी है। मैं समझता हूँ इमरान खान एक बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड के साथ आया है सामने, और उसने शोहरत दी कि मैं 18 को जाऊंगा वहां पे कोर्ट में। ठीक, तो फिर ये बात उनकी तरफ से आ गई है। ठीक है, मैं अमीर अब्बास साहब आपसे इसी तरफ कि इमरान खान को भी ये मैसेज दिया गया है, गालिबन को इंटरनेशनल पीपल आल्सो, कि जनाब आप इनसे बैठ के बात करें, मामला को सॉर्ट आउट करें, ताकि ये जो आपकी सेंचुरी बन रही है एफआईआर्स की और मामला बंद कली में जा रहा है, ये खत्म होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है अमीर अब्बास साहब, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह पर है, सियासी अदम इस्तेहकाम, लेकिन साथ साथ जो आईएमएफ के साथ मामला ताखीर का शिकार, और जिस वक्त जो इसहाक डार साहब ने जो वाजे किया है न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और हमें कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, किसी को हक नहीं कि पाकिस्तान को बताए कि वो किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वी ऑल स्टैंड बाय द गवर्नमेंट ऑन दिस स्टैंड इन चीजों के ऊपर। तो अमीर अब्बास साहब आप समझते हैं कि इस वक्त जो हमारा जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंज है वो भी तो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, सारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसकी वजह से? जी बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है और या स्टेबिलिटी, बहुत सारे लोग जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो एक रिलेशनशिप होता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप को नजरअंदाज करते हैं, और वो रिलेशनशिप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब यह है कि जैसे जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कम होगी। एक रिलेशनशिप होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेहतर होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कम होगी। तो इनवर्सली नहीं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप पिछले 11 महीनों से, बल्कि 12 महीनों से तकरीबन आपने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रखा हुआ है। एक मुल्क जिसकी इकोनॉमी पहले ही फ्रेजाइल इकोनॉमी, उसमें अगर 12 महीने 12 हफ्ते भी अगर सियासी अदम इस्तेहकाम आए तो मुल्क चूल्हे हिल जाती है। 12 महीने से सियासी अदम इस्तेहकाम कर रखा है, और फॉर नथिंग, सिर्फ अदा, सिर्फ, और कोई वजह नहीं। कोई मुझे ये बात कहने दे खुल के और कोई वजह नहीं, सिर्फ अदा की खातिर सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार है, और उसकी वजह से मौशी अदम इस्तेहकाम भी है। अब इस आईएमएफ ने इस हुकूमत के दिलों में से तेल निकाल दिया, दिलों में से तेल निकाल दिया है, लेकिन फिर भी खुश होने को तैयार नहीं। फिर भी वो कह रहा है ये करे। अब उन्होंने कह दिया जो दोस्त बोल गया उनसे लिखवा कर लेकर आओ जी। यानी उन्हें हमारी हालत ये आज दुनिया की नजर में फरीद साहब कि लोग हमारी जुबान पर भी एतमाद करने को तैयार नहीं। तो ये अमीर अब्बास साहब, ये मामला चलेगा कैसे आखिर आगे? मेरा माइंड, मेरा जहन में मैं समझ नहीं आ रहा
इस सारे मामले का हल होगा कैसे? यानी पाकिस्तान ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है इसकी इस दलदल में फंसता चला जा रहा है, ताखीर पे ताखीर हो रही है इस IMF प्रोग्राम में। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन ऐसे ही आप जैसे उसको या उन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो हम इकोनॉमिस्ट को सुनते हैं उनके साथ बैठते हैं, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का मैं स्टूडेंट जरूर हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप 5 साल के लिए शहबाज शरीफ को हुकूमत दे दें, अगले 5 साल के लिए, और इमरान खान को 5 साल के लिए किसी पिंजरे में बंद कर दें। 5 साल के बाद अगर मुल्क मुआशी तौर पर जिस नुक्ते पर आज खड़ा है इसी नुक्ते पर ना खड़ा हुआ, आप सबको छोड़ दें, मुझे किसी जगह में फांसी दे दीजिए, क्योंकि ये IMF मसले का हल ही नहीं है भाई। IMF सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो मुख्तसर मुद्दत के लिए होती है। आपकी मईशत के मसाइल ये है कि आपके पास एक्सपोर्ट्स कुछ नहीं है, आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा है, आपके पास टेक्निकल लेबर नहीं है, टेक्निकल स्किल्ड लेबर नहीं, आप कुछ दुनिया में ऐसा बना के बेचते नहीं कि जो दुनिया में जाके बिके और आपके पास डॉलर तक। आपके अपने जो फैक्टर्स हैं, बिजनेस सेक्टर्स हैं, जिसमें आपकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जमाने में तबाह हो चुकी है। आपके ये जो गुजरात में और गुजरात में सियालकोट गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था, उसको आपने किसी मुकाम पे नहीं पहुंचाया दिया। आपकी जो आप एग्रेरियन सोसाइटी थी, आपकी एग्रीकल्चर तक पहुंच चुकी है। आप आज चीफ एक्सपोर्टर हैं, आप दुनिया के 10 बड़े गोश्त और दूध के प्रोड्यूसर्स ममालिक में, लेकिन दुनिया आपका गोश्त खरीद है। आपके यहाँ दूध मिलावट जगह में आप नहीं है, आप ओवर जिसको रीवैपिंग करने की जरूरत है आपकी इकोनॉमिक। हमने वो नहीं किया हुआ। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे लास्ट 10 सेकंड में आप अपना कमेंट दे दीजिएगा सर। बिल्कुल मीरा अब्बास साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, उस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं रही है। ब्रिगेडियर साहब लास्ट कमेंट सर इन 10 सेकंड्स एंड आई हैव टू क्लोज दिस सर। जनाब, ये जो सेंचुरी ऑफ FIRs वाला मामला है इसको खत्म करें, ये सब बैठे, दैट इज द ओनली वे आउट। और मेरा ख्याल है इमरान, मुझे लग रहा है कि शायद बल्ब पिघल रही है। शुक्र है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला टाइमली था, नहीं तो मुझे डर था मॉडल टाउन जो है वो रिपीट हो जाएगा जमान पाक में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फारूक अमीर साहब, मीरा अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलमान आबिद साहब थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।